हिप हॉप की शुरुआत हुई थी इन द 1970s इन ब्रॉन्क्स न्यूयॉर्क में। उसका रीज़न ये था कि रेसिज्म बहुत बड़ा रीज़न था हिप हॉप शुरू होने का इन इन न्यूयॉर्क इन अमेरिका, बिकॉज इट वाज स्टार्टेड बाय द अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी एंड द लैटिन अमेरिकन कम्युनिटी। लैटिन अमेरिकन जो साउथ अमेरिका का पार्ट है, वहाँ पे काफ़ी यू वुड सी देयर इज अ डिफरेंस इन द स्किन टोन. They are brown skinned, some of them are very dark skinned. African American community was due to slavery. They were brought to America and they were darker in skin. So because of that, उन लोग के बीच में बहुत ज़्यादा discrimination होता था. And these people did not have a voice. Their voice was suppressed by the system, or they wanted something to express themselves. Art that time was, people were free to do art in those days. So they chose art to express themselves. जैसे हिप हॉप के अभी अलग एलिमेंट्स की बात किया जाए, सबसे पहला एलिमेंट था डीजेइंग, स्क्रैचिंग. इससे क्या होता था, डीजेज वुड हैव ब्लॉक पार्टीज जहाँ पे वो लोग कम्युनिटी को जमा करते थे. एंड while those communities are together, people would talk about जो भी problems होते थे, whatever messages they want to give to the community, इस तरह से मिलके share किया जाता था. So DJing is a very very important element of hip hop. The second one is MCing, जिसको हम लोग rapping जैसे आप बोलते हो, जो commercial हो गया आज market में. Rapping is now like a very crucial part of the music industry. There's also a dance form that comes from hip hop, which is called breaking or b-boying. जिसकी हम लोग बात करें, people use their body and their flexible skills or to show or to express themselves through this dance form, जिसके अभी सब genres भी बने हैं. तो that is one part of it. Also entrepreneurship या street fashion हो गया. Somebody who's doing somebody who's part of who's running a business by themselves, using whatever knowledge, whatever street knowledge that they have. So one more element of hip hop which was considered as illegal in America, जिसको vandalism बोलते थे. Vandalism का मतलब होता है नुकसान करना प्रॉपर्टी का, which was graffiti writing. अभी भी अगर आप देखते हो बॉम्बे जैसे सिटी में भी ग्राफिटी पहुंच गया है. यू वुड सी ग्राफिटी ऑल ओवर द वॉल्स. ग्राफिटी आर्टिस्ट जो थे वो लोग आर्ट के थ्रू आर्ट बना के अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाते थे. हिप हॉप का जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे वोकल्स है, और वो वोकल्स का जो ट्यून बनता है बाय यूजिंग राइम्स, उसको हम लोग फ्लो बोलते हैं. तो हमारे गाने को जो चाल मिलती है, जो रिदम मिलता है, वो फ्लो की वजह से मिलता है, और फ्लो बनता है हमारे राइम्स की वजह से, हमारे लिरिक्स की वजह से. तो फ्लो अगर नहीं हो आपके गाने में तो आपका गाना फीका साउंड करेगा. इट विल नॉट साउंड मेलोडिक. तो मेलोडी इज फ्लो इन हिप हॉप. हम लोग मेलोडी को फ्लो बोलते हैं. तो जिस तरह से हम अपने वर्ड्स को डिलीवर करते हैं बीट पे, ताल के हिसाब से, जैसे अगर मैं बोलूँ मैं जागा बेसितर से इससे डर से होगी बंदिश इस घर से मेरे दर पे जी रहा था मर के तो ये मैंने क्या किया था, जब मैंने शुरुआत की थी, ये राइम्स मैंने जोड़े साथ में और उसका एक ट्यून बना दिया. तो इसको मैं किसी भी तरह फ्लो कर सकता हूँ. मैं जागा बेसितर से इससे डर से होगी बंदिश इस घर से मेरे दर पे जी, या मैं स्ट्रेट भी बोल सकता हूँ, मैं जागा इसी तरह से होगी बंदिश इस घर से मेरे दर पे जी रहा था. तो ये आपने एक बार राइम पैटर्न बना लिया. अब उसको किस तरह से आपको स्पिट करना है, प्रेजेंट करना है, फ्लो करना है, ये आपके ऊपर है. और ये इससे आपके गाने को एक ट्यून मिलेगी, एक चाल मिलेगी, और उससे आपका मेलोडी अच्छा साउंड करेगा. अभी हम जैसे फ्लो की बात कर रहे थे, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल होता है आपको, यू नीड टू अंडरस्टैंड द मेट्रोनोम और उसकी स्पीड. मान लीजिए अगर मेरे सामने 90 बीपीएम की बीट 90 बीपीएम का मेट्रोनोम चल रहा है, 1 2 3 4. नाउ आई हैव टू एडजस्ट माई राइम और माई बार्स इन दिस फोर काउंट, 1 2 3 4. ये 4 काउंट के अंदर मेरे को अपने बार को फिट इन करना है, कि जिसकी वजह से एक सर्टेन फ्लो आएगा, एंड विच वी हैव टू एडजस्ट इनटू द ट्रैक जो हम गाना बना रहे होते हैं. सो रिदम और फ्लो और राइम, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. और ये फ्लो और राइम तभी आता है जब आपको बीपीएम समझ में आए, बीट पर मिनट. सो बीट समझने के लिए, बीपीएम समझने के लिए आपको यू हैव टू कीप ऑन लिसनिंग. व्हाट आई फील कि आपको बीपीएम बार बार सुनना, चलाओ एक 90 की स्पीड पे चलाओ या 80 पे चलाओ या 110 पे चलाओ एंड सुनते रहो. सो उससे कहता है लाइक अभी तू जैसे अगर मैं ये करूंगा तेरे को पता चल जाएगा, बिकॉज यू प्रैक्टिस दिस मच कि तेरे को पता है ये 90 पे बज रहा है या 80 बज रहा है. इट्स ऑलवेज अबाउट द प्रैक्टिस. तो अगर आप रैप में आ रहे हो, सबसे पहला स्टेप आपको ये लेना पड़ेगा, अंडरस्टैंड द बीपीएम
किस टाइप का बीपीएम है, कितना स्पीड पे चल रहा है, कीप इन, अपने कान पे लगा के रखो और सुनते रहो बहुत देर तक, जब तक आप सुन सकते हो तब तक सुनो, या उस स्पीड का गाना सुन लो जो 90 पे बना हुआ है या 80 पे बना हुआ है या 110 पे बना हुआ है। उससे क्या होता है, आपको बीट का समझ आता है, बीट पे कैसे रहना है, किस तरीके से रहना है। और दूसरे आर्टिस्ट को इसलिए बोलते हैं दूसरे आर्टिस्ट को सुनो, उससे पता चलता है उनकी क्या स्पीड है और किस स्पीड से वो रैप कर रहे हैं। हम लोग एक छोटा सा एक्सरसाइज अभी करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम लोग बीपीएम पे बात कैसे करते हैं। ये प्रैक्टिस आपकी बहुत हेल्प करेगी अगर आपको स्किट बनाना है। कभी भी आप रैप एल्बम सुनोगे उनमें स्किट्स होती है, इम्प्रोवाइज हाँ, जब improvise करते हैं उसमें। सो हम लोग वो प्रैक्टिस करेंगे, अभी अल्ताफ से स्टार्ट करेंगे। मेट्रोनॉम पे बात करने का ट्राई करो, फ्लो नहीं, राइम्स नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो, ऐसा काउंट चलते रहना चाहिए और तुम लोग बात करते रहो। वी आर गोइंग टू डू अ स्किट, बेसिकली skit, छोटा सा स्किट करेंगे। हाँ, मतलब हम लोग करके दिखाते हैं। हम लोग 90 के बीपीएम से शुरुआत करते हैं पहले। तो जब भी अगर आप किसी भी बीपीएम पे बात करने की कोशिश कर रहे हो, रैप करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको हमेशा सिर हिलाना है इस तरह से, या आपका पैर आप टैप कर सकते हो, या आपका हाथ आप इस तरह से हिला सकते हो। देखो, हर एक बीट के साथ मैं जब भी बोल रहा हूँ तो मेरा हाथ हिल रहा है। अब जब बीपीएम थोड़ा फास्ट हो जाएगा, थोड़ा फास्ट बात करो, अलग अलग सीन थोड़ा तू बता उसको, और फिर तो कोशिश करनी है कि अपना फिजिकल बीपीएम से अपनी आवाज़ को इस बीट के साथ जोड़ना है और बात बोलनी है। जैसे कि मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा, आजकल मैं शेक्सपियर पढ़ रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत सारे रैपर जिनको सुन रहा हूँ, जिसमें नास है, काला है। आई लव देयर म्यूजिक एंड धवल, मेरे को तेरा म्यूजिक भी बहुत पसंद है। हम लोग जैम करेंगे अभी यहाँ से निकलने के बाद, उसके बाद हम गाने बनाएंगे, फीचरिंग करेंगे अल्ताफ, डी इविल, एमसी हीम। सो तुम लोगों को यही प्रैक्टिस करनी है। इस प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग तुम्हारा क्या होगा, फ्री स्टाइल अच्छा होगा, तुम्हें फ्लो समझ आएगा। बात करने लग जाओगे फटाफट, कैसे हर बीट को कैच करके कैसे बोलना है ये आपको समझ में आएगा। और हर एक बार का पे खत्म होता है, इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू स्टार्टेड फ्रॉम। बीट का पैटर्न समझ आएगा। मैंने जब भी देखा सबसे ज्यादा मेरे एरिया में सबसे ज्यादा फास्ट बात करती थी एक आंटी। फिर मैंने बोला कि भाई ये तो सबसे हार्ड सीन है बीपीएम, अगर तुम करने आ रहे हो तो तुम लोग आंटी को बीपीएम चालू करके देने का। 140 के बीपीएम पे आंटी बात करनी चाहिए। So this is 140 के बीपीएम पे आंटी बात, क्योंकि देखो मैं जिधर से आता हूँ, मैंने फास्ट रैप में सबसे ज्यादा मैंने इंस्पायर हुआ था देख के, जब भी आंटी लोग हुड में एक दूसरे से बहुत फास्ट बात करते थे बैटल रैप। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा क्रिएटिव लगता था कि ये आंटी इतना फास्ट इतने टाइम में कैसे बोल सकते हैं। तो एक बार मैंने मेरे हुड में ऐसे किया है, एक बार झगड़ा हो रहा था एक आंटी का। तो मेरे मोबाइल में हमेशा मेट्रोनॉमी करके एक ऐप रहता है, तो मेरे को मेरी आदत थी कि कौन कितना फास्ट बात कर रहा है उसका बीपीएम में सर्च करूं। मेरे में ऐसा एक चूल था कि कभी भी कोई बात करता ना, मैं बीपीएम सेट कर देता था और उसको सुनते रहता। तो एक आंटी एक बार झगड़ा कर रही थी, तो मैंने पहला 120 सेट किया, लेकिन आंटी उससे भी ज्यादा फास्ट झगड़ा कर रही थी। तो मैंने किया, फिर मैंने 140 पे सेट किया और मैंने देखा आंटी फुल चॉपर में बात कर रहे थे। तो फिर मेरे को तब जाके मैंने छोटे सुन का वर्स मैंने ये कभी-कभी आंटी लोग का झगड़ा सुन के अपना वर्स लिखते हैं। उधर से बहुत आंटी लोग के बहुत सारे पंच लाइन जिसके आप सुनने को मिलेंगे। कपड़ा ऐसा इंटरेस्टिंग चीज तुम कर सकते हो मेट्रोनॉमी ऐप के साथ। कभी तुम लोग को ऐसा लग रहा है कोई फास्ट बात रास्ते में कर रहा है, तो आप बीपीएम सेट करके देखो। आप इमेजिन करो कि ये 120 पे बात कर रहा है क्या, 120 करो, उससे आप लोग का नॉलेज बढ़ेगा। एवरीथिंग एज ए फ्लो, सब चीजों का फ्लो है, बात हर करने चीजों का फ्लो है। आई थिंक ये प्रैक्टिस से तेरा फ्री स्टाइल बहुत अच्छा होगा, तेरा फ्लो बहुत, यू बिकम कॉन्फिडेंट ना कुछ भी चीज करने से पहले। और अगर तुमको बीपीएम पता चल जाएगा, तो अगर जब भी तुम साइफर्स पे जा रहे हो और कोई किसी भी टाइप ऑफ कोई भी टाइप ऑफ बीट बजा दोगे, तो अगर तुम्हारा मेट्रोनॉम का सेंस अगर स्ट्रांग रहेगा, तो तुमको फट से पता चल जाएगा कि क्या टाइप ऑफ वर्स तुमको करने का। अगर 140 बज रहा है, तुमको फट से पैर अगर तुम मेट्रोनॉम में अच्छे हो, तुमको पता चल जा रहा है कि 140 है और तुम स्पिट कर सकते हो बहुत अच्छे से। ये रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ज्यादा काम आता है। अगर आर्टिस्ट को उसका फर्स्ट रैप लिखने का, तो सबसे पहले उसको टॉपिक चुनना चाहिए, और उसको टॉपिक चुनने के लिए अगर मुश्किल हो रही है, तो सबसे इजी टॉपिक मैं बताऊंगा अपकमिंग आर्टिस्ट लोग के लिए, खुद के बारे में ज़्यादा लिखो, क्योंकि अगर तुम लोग खुद को जानोगे तो तुम एक बेटर आर्टिस्ट बन पाओगे। और अगर फिर भी तुम लोग को, अगर तुम लोग रिसर्च करके तुम लोग को कुछ लिखने का है, तो जैसे मैं कुछ सोशल टॉपिक्स पे भी कभी कभी लिखता हूँ, तो उस पर प्रॉपर रिसर्च करो, और प्रॉपर रिसर्च करके तुम लोग उस पर रैप लिख सकते हो। और जैसे तुम लोग फ्लो उस पर अपने स्टाइल का, जैसे तुम अगर सोशल टॉपिक पे लिख रहे हो तो उस हिसाब का फ्लो तुम लोग करो, जैसे तुम अपने बारे में बता रहे हो। और सबसे ज़्यादा
इजी टॉपिक्स होता है, जैसे तुम जो चीज़ फील कर रहे हो, जो चीज़ हर बार देख रहे हो। जैसे मैं टॉपिक चुनता हूँ तो मैं हर बार देखता हूँ कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। जैसे अभी मैं जा रहा हूँ बॉम्बे में, तो मेरे को बॉम्बे में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मिल रही है, तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है मेरे लिए। कुछ हमेशा आर्टिस्ट को ऐसा टॉपिक चुनना चाहिए जिसमें उसके साथ लोग रिलेट करें। तो हमेशा आसपास जो हो रहा है उस चीज़ पे भी अगर तुम रैप करोगे तो लोग रिलेट करेंगे तुम्हारे चीज़ के साथ। और अगर आर्टिस्ट लोग को ऐसा लगता है कि उनको वोकैबुलरी उनका और अच्छा हो सकता है गाने में, न्यू वर्ड्स उनको चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने रैप में न्यू वर्ड्स डालोगे तो और लोग आपको सुनेंगे और आपका रैप बहुत ऐसा वर्सटाइल और अच्छा लगेगा। तो मैं न्यू वर्ड्स के लिए हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ता था, हिंदी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर। उससे मेरे को पता चलता था कि कैसे वर्ड्स, मतलब मेरे को राइम करने के लिए अच्छे अच्छे वर्ड्स भी मिलते थे। तो हमेशा न्यूज़पेपर और बुक्स आर्टिस्ट को पढ़ना चाहिए, तो उससे आपको नॉलेज भी मिलेगा कि आपके आसपास क्या चल रहा है और आपका वोकैबुलरी भी बहुत अच्छा बिल्ड होगा अगर आपको रैप करना है तो। मैं जब भी स्टार्ट किया था, मेरे को ये बताने वाला कोई भी नहीं था कि अगर तेरे को रैप आर्टिस्ट बनने का और तेरे म्यूज़िक में तेरे को वर्सेटैलिटी चाहिए तो तेरे को अलग अलग टाइप ऑफ म्यूज़िक सुनना पड़ेगा, अलग अलग साउंड सुनना पड़ेगा। तो मेरे को ये पता नहीं था, लेकिन मेरे को ये सीख मिली। तो मैं भी जितने भी अपकमिंग आर्टिस्ट लोग हैं, लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि तुम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूज़िक सुनो, क्योंकि उससे तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा कि जब भी तुम लोग फ्लो लिख रहे हो या तुम्हारा हुक बिल्डअप कर रहे हो या कुछ अपने गाने में कर रहे हो, तो तुम्हारे गाने की जो स्ट्रक्चर है, अगर तुम अलग अलग टाइप ऑफ म्यूज़िक सुनोगे तो गाने का स्ट्रक्चर तुम्हारा बहुत अलग और अच्छा साउंड होगा। जैसे अलग अलग टाइप ऑफ म्यूज़िक है, मतलब ऐसे तुम सुनने आओगे तो पॉप है और अलग अलग जॉनर है, रॉक है, मेटल है। और मेरे लिए तो जैसे मैं इंडियन म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, तो मेरे लिए क्लासिकल म्यूज़िक सुनना मैं पसंद करता हूँ। बोल्स और ताल मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जब वो फ्लो करते हैं एक मीटर पे, तो मेरे को वो बहुत ज़्यादा सुनना पसंद है। और जैसे और डिफरेंट चीज़ मैं जब भी मैं वज़न है गाने में एक पार्ट किया हूँ मैंने, जिसमें मैंने बोला है इनके कर्म खोटे सोचते हैं सिर्फ खुद की। तो ये वो पार्ट मैंने जो मैं एक बीट के पॉइंट पे आके जब स्लो फ्लो करता हूँ और लोगों को समझाता हूँ, तो वो इंस्पिरेशन मैंने कव्वाली से लिया था। क्योंकि कव्वाली में जब भी लोग कव्वाली बोलते हैं तो एक जब भी कव्वाली एंड करते तो लोग एंड में क्लाइमैक्स बोलते हैं, जिसमें सिर्फ पंच वर्ड्स रहते हैं और लोग उसको फ्रेम करते हैं और लोगों के सामने प्रेजेंट करते। तो मेरे को ऐसा लगा कि वज़न में मेरा वर्स जब भी जा रहा था तो मेरे को ऐसा लगा कि एक क्लाइमैक्स मेरे को देना चाहिए। तो मैंने कव्वाली इंस्पायर ऐसे लास्ट के 4 बार ऐसे बोल दिए कि इनके कर्म खोटे सोचते हैं सिर्फ खुद की, आज एक जीव नष्ट कल सबकी बारी होगी। तो ऐसे कव्वाली वाइब में मैंने बोल दिया। तो यही आपका फ़ायदा होता है कि जब आप लोग डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें सुनते हो और अपने रैप में जब भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो बहुत ज़्यादा आपके म्यूज़िक को हेल्प करता है। आपके अंदर का जो रियल जो फीलिंग है, जो रियल सोल है, वो म्यूजिक के थ्रू कैसे बाहर निकलना है, वो आपको तभी समझेगा जब आप रिसर्च करोगे, आप अलग अलग वास्ट म्यूजिक को सुनोगे। हमारे इंडिया में हिंदी रैप को लेके कोई आइडल्स नहीं थे, कोई भी नहीं नहीं। था। हम लोग ने मेरे आइडल्स, अगर लिरिकली मेरा आइडल देखा जाएगा तो लिरिक्स देख के मैंने सीखा है, जैसे गुलजार या जावेद अख्तर मैंने या भी वही फिर से। अमिताभ भट्टाचार्य इन द न्यू एज। मैंने इन लोगों को देख के हिंदी लिरिक्स के बारे में थोड़ा जानकारी लिया, मैंने इन लोगों से सीखा। आई वुड ऑल्सो लाइक टू शाउट आउट टू डिवाइन ऑल्सो। उसने बहुत ही बड़ा हिंदी रैप का खोल दिया उसने, gates खोल रेवोल्यूशन, दिया। हाँ उसने गेट्स खोल दिया। उसकी वजह से हमको भी समझ में आ गया कि पीपल लाइक मी, जो इस तरह के लैंग्वेज में बात करता है, जो स्ट्रीट लैंग्वेज में बात करता है, उस बंदे को भी जगह है इंडस्ट्री में। ही कैन ऑल्सो मेक हिज प्लेस, ही विल, मैं भी एक्सेप्ट हो सकता हूँ। बहुत सारे गाने सुनो, जितने गाने सुन सकते हो उतने सुनो, और फाइंड आउट करो कि आपको क्या पसंद है, किस तरह के टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है, या फिर किस तरह के पर्सनालिटी आपको पसंद है, जो आपकी पर्सनालिटी कौन से इससे ज़्यादा मेल खाती है, किस चीज़ से आपका बॉन्डिंग अच्छा है। ये सारी चीज़ें आप पहले ध्यान से देख लो। जितना आप म्यूज़िक सुनोगे उतना अलग अलग स्पीड के बारे में, अलग BPM के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा। आपका बॉडी का रिदम जो होता है ना, वो ऑटोमेटिकली गाना सुन के उस रिदम में, उस जोन में आ जाओगे, उस जोन में आ जाएगा और उसमें जेल करने लगेगा। फिजिकल उसको फिजिकल बीपीएम बोलते हैं, फिजिकल बीपीएम। फिजिकल BPM। तो जितना आप म्यूजिक सुनोगे आपके अंदर वो रिदम म्यूजिक सुन के ही आता है। Hip hop is about sampling. You know, we've taken samples from jazz, we've taken samples from blues, and we've taken samples from reggae. So, like, if I'm referencing like a Tupac line, like Cement Se Nikla Gulab, it's because you know, that's a poetry that Tupac wrote, and that line struck me so hard that I wanted to reference it in my song. You know, like Kendrick Lamar has done it a lot of times. You know, to Pimp a Butterfly में उसने बहुत बार किया है. Blacker the berry, sweeter the juice is a Tupac line that Kendrick has used. So he uses it in a way where
it makes it a metaphor. It makes the song flow like that because it brings back memories. It brings back that movement, that time when Tupac had made that and what it meant to him. Kendrick just brought it back. His whole album of To Pimp a Butterfly is very Tupac inspired. And I'm giving you that example is because I've always heard albums as a whole. As a whole, meaning I go and check why these guys said these things, and I check the artist as a whole as to why he's promoting this song or promoting this hook, because there's a reason behind every hook, every line that an artist writes. So try to find out why, and maybe you'll find out why you want to say some lines. I've listened to 2 albums that came out mostly in the 90s and the 2000s because I think that was the golden era for me. When you keep like for the new kids, I think it's different. It must be like the 2010 say 2020 wala music. For me, it was 2001 se 2010 wala music and 95 se 2000. Those 15 years for me is golden because I was a kid listening to that. I saw baggy clothes. I used to love it. I used to love the whole movement. So research about your favorite artists. Like right now, I think there are so many good artists. Research why they're rapping like that, why their brand is so big, why they came up so quickly, if why they came off late, if late, क्यों? क्योंकि तुमको मालूम करना चाहिए कि क्या हुआ है, what is the story behind it, and research is never harmful. It's the best. Like try researching about everything that you want to learn about.